अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आई एम ऑडिबल। प्लीज़ कोई ज़रा रिस्पॉन्ड करें कि मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है। जी सर। ओके, सो ग्रेट। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है और ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग जो है ये भी शेयर कर लूँगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने जहाँ पे छोड़ दिया था इथेरियम प्लेटफॉर्म को वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने इथेरियम प्लेटफॉर्म के बारे में बातें की थी। हमने इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डी एप्स को हमने कुछ डेवलप किए थे, कुछ डी एप्स हमने बना लिए थे और उसके बाद फिर हमने कुछ इथेरियम की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टिल इथेरियम प्लेटफॉर्म ही है, तो इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। हार्ड फोर की मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बात बताई थी कि एक अटैक हुआ था, डाउ अटैक। और उस डाउ अटैक वो एक्चुअली था क्या कि देयर वाज री एंट्रेंसी अटैक, दैट वाज अ री एंट्रेंसी अटैक। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटा सा बग था और उस छोटे बग की वजह से अटैकर ने वहाँ पे जो डाउ का फंड था उससे फंड उसने निकालना शुरू किया था। तो बाद में प्रॉब्लम्स बनी और प्रॉब्लम्स रेज होने की वजह से डिस्कशन इसमें हमने डिटेल में की थी। तो इथेरियम का हार्ड फोर्क हुआ था, ठीक है। हार्ड फोर्क की वजह से क्या हुआ था कि इथेरियम जब वो दो डिफरेंट ब्लॉक चेन्स में डिवाइड हुआ था। एक को हम इथेरियम क्लासिक कहते हैं और एक हमारा वो इथेरियम जो आजकल इथेरियम दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इथेरियम क्लासिक है वो फिर इतना फेमस नहीं हुआ, जो उसका फोर्क बना वो ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है। तो आजकल जो इथेरियम का फोर्क बना था उस उसका जो कॉइन है उसकी वर्थ अराउंड $2000 की इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं टेक्निकली, लाइक फॉर एग्जांपल जब फोर्क बना, लोग जो है वो कुछ पुरानी चेन के साथ चले, कुछ न्यू चेन के साथ चले। बात समझने में तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, अगर कहीं ऑनलाइन सॉरी ऑन कैंपस मौका मिले तो ये डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगा। फिलहाल सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि इथेरियम के हार्ड फोर्क से पहले जिन जिन लोगों के जिन जिन जो इन्वेस्टर्स थे उनके फंड्स इथेरियम में मौजूद थे, इथेरियम हार्ड फोर्क के बाद उनके फंड्स उन्होंने इथेरियम क्लासिक में भी फंड्स क्लेम किए और जो इथेरियम की न्यू चेन बनी उसमें भी उन्होंने फंड्स क्लेम किए। उन्होंने वो दोनों फंड्स क्लेम किए। वो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब इथेरियम का हार्ड फोर्क बना तो इथेरियम जो क्लासिक चेन है उसके ऊपर तो उनके पास जो कॉइन्स थे उसको डुप्लीकेट किया गया, क्योंकि उस वो जितना भी रिकॉर्ड था उस सारा के सारा जो वो न्यू चेन पे आ गया। तो जब वो न्यू चेन पे आ गया तो उन्होंने उसको न्यू चेन पे भी क्लेम किया और साथ में क्लासिक पे भी उसको क्लेम किया, ठीक है। सो दैट वाज द हार्ड फोर्क। अभी हम फर्दर जो है वो थोड़ा सा देखते हैं, फोर्किंग वगैरह इसको थोड़ा सा समझते हैं। During hard fork, software implementing a protocol and its mining procedure is upgraded. Once a user upgrades this software, that version rejects all transactions uh, from older software, effectively creating a new branch of the blockchain, ठीक है। तो यहाँ से वो जो पुरानी ट्रांजेक्शन्स थी अब उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो उससे ऑनवर्ड जो है वो न्यू ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जो पुरानी ट्रांजेक्शन्स थी इस फोर क्योंकि वो एक्चुअली हुआ ये कि जब जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट हुआ, एक कंप्लीट न्यू ब्लॉक चेन स्टार्ट हुई, तो डेफिनेटली वो जो पुरानी ट्रांजेक्शन्स है वो तो क्लासिक चेन में रहेगी ना, तो वो चेन जो है वो यहाँ पे उनको जो यूज़र है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। हाउएवर दोज यूजर हु रिटेन द ओल्ड सॉफ्टवेयर कंटिन्यू टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन, तो वो पुराने और नए दोनों को जो है वो साथ लेके चल रहे थे। उन दोनों ने उन दोनों चेन्स में उन्होंने अपने कॉइन्स को क्लेम किया, ठीक है। सिमिलरली हार्ड फोर्क हुआ था बिटकॉइन का, ठीक है। हुआ क्यों था वहाँ बाद में देखेंगे। लेकिन बिटकॉइन जो है, एक हमारे पास बिटकॉइन की उसको आप क्लासिक चेन कहें या जो ओरिजिनल चेन थी बिटकॉइन की वो वाली चेन, और अगस्त 2017 में जो ब्लॉक नंबर है 4,78,558 ब्लॉक के बाद एक हार्ड फोर्क हुआ बिटकॉइन का, जिसको बिटकॉइन कैश का नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि जो
क्लासिक बिटकॉइन है, जो ओरिजिनल बिटकॉइन है, उस पे लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है, वही ज़्यादा फेमस है। बिटकॉइन कैश ये भी आप लोग को ब्लॉकचेन पे नज़र आएगा, आपको एक्सचेंजेस पे इसका कॉइन नज़र आएगा। लेकिन जो वर्थ है वो बिटकॉइन की है, बिटकॉइन कैश की वर्थ इतनी नहीं है। जो बिटकॉइन की वर्थ है वो अराउंड आजकल 70,000 के करीब बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो बिटकॉइन कैश है उसकी जो वर्थ है आई गेस इट्स फ्यू डॉलर्स, ठीक है, तो इसकी इतनी वर्थ नहीं है। तो ये चेन बना क्यों था, इसमें भी कुछ रीजंस थे कि जिसमें ब्लॉक का साइज वगैरह ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से ये हार्ड फोर्क इसका बना था, ठीक है। हुआ क्या था, जो हार्ड फोर्क इसका बना था, यहाँ पे आप चेक करें 12 PM पे आपके पास जो ब्लॉक का साइज है, ओके, यहाँ पे आप चेक करें आपके पास जो ब्लॉक का साइज है इट्स 0.7 MB, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार हमारे पास जो यहाँ पे ब्लॉक का साइज है वो कम है, तो ब्लॉक का साइज हम बढ़ा देते हैं। ब्लॉक का साइज बढ़ाने जो ही उन्होंने ब्लॉक का साइज बढ़ा दिया, तो इससे प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन्स है वो भी इसको नज़र आ रही हैं, लाइक यूज़र जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। और इससे ऑनवर्ड्स जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो न्यू चेन के साथ चली हैं, जहाँ पे जो ब्लॉक का साइज है अराउंड 8 MB ब्लॉक का साइज है वो रखा गया। लेकिन जो पुरानी चेन है वहाँ पे स्टिल ब्लॉक का साइज वही स्मॉल ब्लॉक का साइज ही है। तो जो लोग पुराने ब्लॉक चेन के साथ चले वो अभी भी वही यूज़ कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो वो इसको कुछ यूज़र मतलब काफ़ी सारे यूज़र इसको भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो फेमस है वो स्टिल जो बिटकॉइन का क्लासिक वर्जन था वो अभी भी फेमस है। बिटकॉइन कैश जो है वो इतना फेमस नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सॉफ्ट फोर्क। सॉफ्ट फोर्क जो है वो एक्चुअली हम प्रोटोकॉल को कुछ चेंज कर लेते हैं, जो एंड प्रोडक्ट है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हार्ड फोर्क में तो ये था कि कंप्लीट चेन्स ही डिफरेंट बनी थी, उनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन सॉफ्ट फोर्क में ऐसा है कि दोनों चेन्स, कोई भी ब्लॉक जहाँ पे पहले माइन हो गया उसी को आप कंसिडर करें, दूसरी को आप ना कंसिडर करें। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक चेन है, ये आपके पास दूसरी चेन है, ठीक है। एक ब्लॉक यहाँ पे माइन हुआ, ये वाला ब्लॉक 0.5 MB का, जो दूसरा ब्लॉक है वो यहाँ पे माइन हुआ। तो अब इसका जो प्रीवियस ब्लॉक है 0.3, ये जो 1 MB पे सॉरी 1 PM पे जो ब्लॉक माइन हुआ था, इसका जो प्रीवियस ब्लॉक है वो ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो भी यहाँ पे माइन हुआ, लेकिन जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो ऊपर वाली चेन पे माइन हुआ। तो ये लाइक कोई भी ब्लॉक जहाँ कहीं पे माइन हो रहा है और वो दोनों के ब्लॉक्स को जो है वो वैलिड कंसिडर कर रहा है, जो भी उसको पहले माइन कर रहे हैं, तो इसको सॉफ्ट फोर्क का नाम दिया जाता है। यहाँ पे चेन्स कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुई, बल्कि जिसने भी उसको पहले माइन किया उसी को ही कंसिडर कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है इथेरियम गैस। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी इसके हवाले से कुछ बातें पूछी थी कि गैस क्या है, गैस क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट द गैस, कि इथेरियम जो है वो उसकी गैस क्या होती है, ठीक है। गैस एक्चुअली फ्यूल है। अगर आपने लाइक गाड़ियाँ आजकल पेट्रोल की प्राइस भी काफ़ी बढ़ गई है, तो अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आपको गैस चाहिए, आपको फ्यूल चाहिए, आपको पेट्रोल चाहिए गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली इथेरियम कोई जब हम यूज़ करते हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म करते हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, हर एक स्टेटमेंट जो है वो कोई ना कोई गैस कंज्यूम करती है। तो मतलब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए गैस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये जो इथेरियम की गैस है ये एक्चुअली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड है, कि उस कोड को चलाने के लिए जो यूज़र ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करता है उसी ने गैस फी जो है वो देनी है। क्यों? क्योंकि वो वही जो है वो ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर रहा है, वो कोई काम जो है वो करना चाह रहा है, ठीक है। तो जो इनिशिएटर है उसने गैस फी देनी है, जितनी स्टेटमेंट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूट होगी, डिपेंडिंग ऑन दी स्टेटमेंट्स, डिफरेंट स्टेटमेंट्स की डिफरेंट गैस फी होती है। तो फिर कम्युलेटिव जो भी गैस बनती है वो सारी की सारी गैस जो है वो इस यूज़र से जो है वो काट दी जाती है। और वो गैस फी कहाँ पे जाती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। बट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जब भी उसका कोड एग्जीक्यूट होता है तो कुछ गैस जो है वो यूज़र ने पे करनी है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है।
10 इंटू 3 माइनस 6। अब इसका आंसर क्या है? अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। एक हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, एक है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन और एक है इक्वल का ऑपरेशन। तो ये 3 हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। अब डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशंस, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस की डिफरेंट गैस फी है। लाइक मल्टीप्लिकेशन की गैस जो है वो 5 गैस ये यूज कर रहा है, सब्ट्रैक्शन 3 गैस को यूज कर रहा है और इक्वल जो है वो भी 3 गैस को यूज कर रहा है। तो इन टोटल हमारे पास इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो गैस फी रिक्वायर्ड है 5 प्लस 3 प्लस 6 मीन्स 11 गैस हमें रिक्वायर्ड है इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर यूजर के पास 11 गैस है देन वो इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ओके, ये हमारे पास गैस है डिफरेंट ऑपरेशंस की। तो आप डिटेल्स यहाँ पे आप ये टेबल जो है वो चेक कर सकते हैं गिटहब पे। आप इसका लिंक जो है वो खुद ओपन करके आप इसकी जो है वो गैस चेक कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस की डिफरेंट गैस है। लाइक स्टॉप के लिए 0 गैस है, एडिशन के लिए 5 है, मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन के लिए 3 है, मल्टीप्लिकेशन की गैस 5 है, सब्ट्रैक्शन की 3 है, डिवीजन की 5 है और ये वेल आई एम नॉट श्योर इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन और समथिंग मे बी, और मॉडुलस की फ़ी, और मतलब आपके पास ये डिफरेंट ऑपरेशंस की डिफरेंट गैस फ़ी है। तो जब ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं तो जो ऑपरेशन जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं वहाँ पे ये जो ऑपरेशन परफॉर्म है उसी के अकॉर्डिंगली कम्युलेटिव गैस ऐड होगी, उतनी गैस जो है वो यूज़र से काट दी जाती है। ठीक है, Some important points to note: any transaction that modifies the blockchain cost gas। कोई भी ट्रांजेक्शन जो ब्लॉकचेन को मॉडिफाई करती है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट्स को चेंज करती है, उसको गैस जो है वो बढ़ती है। The user that generated the transaction pays for the gas। तो जो भी यूजर है जिसने ट्रांजेक्शन इनिशिएट की है उसी को ये गैस फी देनी पड़ती है। ठीक है, इथेरियम गैस प्राइस। ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इथेरियम पे कोई काम करते हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, तो गैस जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो गैस फी जाती काम है। हमने ये देखा था बिटकॉइन ब्लॉकचेन में कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो ट्रांजैक्शन फी जो है वो माइनर को मिलती है, लेकिन इथेरियम की केस में ऐसा नहीं है। इथेरियम के केस में जो गैस है वो किसी भी यूजर को नहीं मिलती। वो गैस जो है उसको बर्न किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज बर्निंग? एक कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन में। बर्न का मतलब ये है, एक ऐसा एड्रेस होता है कि उस एड्रेस पे कोई भी कॉइन भेज दिए जाते हैं तो वो फिर अनक्लेमेबल होते हैं। वो ब्लॉकचेन में वो आप यूँ समझ लीजिए कि उनको हॉल्ट किया जाता है, वो अनक्लेमेबल है और फिर उसको कोई भी बंदा जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, बर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। काफ़ी सारे कॉइन्स, काफ़ी सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, काफ़ी सारे ब्लॉकचेन्स हैं, वो डिफरेंट टाइमिंग्स पे जो उनके कॉइन्स हैं उनको बर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जाता है प्रूफ ऑफ बर्न का। ठीक है, बर्निंग से होता क्या है, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं, सॉरी आपकी आवाज़ कट रही, मैं थोड़ा सा फैन भी स्लो कर लेता हूँ, काफ़ी शोर मचा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास जो कॉइन्स हैं, आपके कॉइन्स जो है वो बर्न हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। होपफुली बात समझ आ गई है। कोई फर्दर क्वेश्चन है तो पूछ ले, आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही थी, तो अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये कोई भी यूजर जो है वो इसको क्लेम नहीं कर सकता। राइट, ओके।
तो हम बात कर रहे थे कि एक एक ऐसा एड्रेस होता है जहाँ पे कॉइन्स जो भी भेज दिए जाते हैं वो फिर अनक्लेमेबल होते हैं। डिफरेंट ब्लॉकचेन्स में डिफरेंट एड्रेसेस हैं। इथेरियम का अपना एड्रेस है, बिटकॉइन का अपना एड्रेस है, हर एक ब्लॉकचेन का अपना अपना एक एड्रेस होता है जो कि बर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। इन डिटेल हम इसकी आगे इंशाल्लाह देखेंगे, फिलहाल जस्ट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो काफ़ी सारी जो प्रोटोकॉल्स हैं, काफ़ी सारी ब्लॉकचेन्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट इवेंट्स पे वो अपने कॉइन्स को बर्न करते हैं। क्यों बर्न करते हैं, उसका एक रीज़न है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ओवरऑल 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ इसको एसोसिएट कर रहा हूँ। अब 1 लाख रुपए के अगेंस्ट, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 लाख रुपए के अगेंस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास फॉर एग्जांपल 10 तोले का सोना पड़ा हुआ है। मतलब उस करेंसी के बैग पे हमने सोना रखा हुआ है, ठीक है। उस मनी के बैग पे हमने सोना रखा है। तो वो 10 तोले सोने की कीमत क्या है, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक कहते हैं नहीं भाई, हमने इस सोने की प्राइस को बढ़ाना है। सोने की प्राइस को बढ़ाने का एक तरीका ये है कि जो पूरे पाकिस्तान में 1 लाख रुपए जो उन्होंने इशू किए हैं उस गोल्ड के अगेंस्ट, वो क्या करें, वो उस 1 लाख में से फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीस जो उनको बर्न करें। अब स्टेट बैंक ने जब 50,000 रुपीस को बर्न किया, तो स्टेट बैंक का कि अब इशू करदा जो नोट है, जो करेंसीज है, वो कितनी है, 50,000। गोल्ड उनके पास स्टिल वही 10 तोले जो है वो गोल्ड अभी तक वो पड़ा हुआ है। तो वो 10 तोले गोल्ड की जो प्राइस है वो अब 50,000 रुपीस हो गई है। इसका मतलब ये है कि करेंसी कम हुई, गोल्ड वही है, तो उसकी प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। तो डिफरेंट ब्लॉकचेन जब वो काफ़ी डिवैल्यू हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी अपने कुछ इवेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने फला टाइम पे अपने इतने मिलियंस या इतने बिलियंस ऑफ कॉइन्स को हमने बर्न करना है। इसमें काफ़ी ब्लॉकचेन्स हैं जिसमें कुछ फेमस कुछ कॉइन्स हैं जिनको टोकन्स वगैरह उनको बर्न किया जाता है। लाइक शेप एक टोकन है, उसकी बर्निंग होती है, या और भी काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास टोकन्स हैं जिनको बर्न किया जाता है। जब वो काफ़ी डिवैल्यू हो जाते हैं तो फिर उनको जो है वो बर्न किया जाता है, और वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में उनको बर्न किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इथेरियम के केस में जो आपकी गैस यूज़ हो रही है वो गैस जस्ट बर्न होती है, ठीक है। वो ब्लॉकचेन उस गैस को बर्न कर देता है, और वो गैस जो है वो फिर वो जो कॉइन्स हैं वो फिर रीयूजेबल नहीं रहते, ठीक है। कोई क्वेश्चन है पूछ लें, अदरवाइज मैं आगे जा रहा हूँ। ओके, इथेरियम गैस प्राइस, लाइक आपके पास पेट्रोल है 10 लीटर, आपको स्टॉप ए से स्टॉप बी पे आपको जाने के लिए 10 लीटर का पेट्रोल रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब टोटल प्राइस कितनी, 1 लीटर की प्राइस है 5 रुपीज़, तो टोटल प्राइस कितनी होगी, ये 50 रुपीज़ आपको टोटल जो है वो इसकी प्राइस पड़ेगी, ठीक है। तो लाइक आपने टोटल गैस कितनी कंज्यूम की, 50 रुपीज़ की आपने गैस कंज्यूम की। Gas price, it is the amount the sender wants to pay per unit of gas to get the transaction mined. गैस प्राइस इज सेट बाय द सेंडर, जो गैस भी है वो सेंडर सेट करता है, वो सेंडर जो है वो सेट करता है। गैस प्राइसेस आर डिनोटेड इन गोई, ये इथेरियम का जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। 1 गोई इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -9 इथेरियम, ठीक है। तो वन गैस प्राइस क्या है, 1000 गोई जो है वो 1 गैस की प्राइस होती है, फिर जितनी गैस कंज्यूम हो मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। द हायर द गैस प्राइस द फास्टर द ट्रांजेक्शन विल बी माइंड। ये पिछली स्लाइड में हमने बात की कि जो गैस प्राइस है वो कौन सेट करता है, वो जो सेंडर है वो सेट करता है। वो क्यों सेट करता है, वो इसलिए सेट करता है कि जब गैस प्राइस बढ़ाई जाती है, तो गैस प्राइस बढ़ाने से हमने बिटकॉइन में भी देखा था कि माइनर जो है वो सबसे पहले उन्हीं ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं जिनकी ट्रांजैक्शन फी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी सेम केस है कि जिस ट्रांजैक्शन की गैस प्राइस ज़्यादा है, फिर जो वैलिडेटर्स हैं वो उसी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले उठा के उन ट्रांजैक्शन को अपने ब्लॉक्स में ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बात की जो गैस है वो माइनर को तो या वैलिडेटर्स को नहीं मिलती। अच्छा, हम इथेरियम में माइनर्स की जगह पे वैलिडेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। एक बात हमने की
कि जो गैस प्राइस है वो बर्न होती है, वो वैलिडेटर्स को नहीं मिलती। यहाँ पे एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक बेस गैस प्राइस होती है, ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन से ऐड करें कि भाई ये बेस प्राइस है। और फिर जो सेंडर है वो क्या करते हैं, वो उस बेस प्राइस से उस गैस की प्राइस थोड़ी फर्दर बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? वो रीजन ये है ताकि उनकी ट्रांजैक्शन जल्दी जो है वो प्रोसेस हो, जल्दी इनिशिएट हो, उनको जल्दी ब्लॉक में ऐड किया जाए। लेकिन उससे माइनर्स को क्या फायदा है? हमने कहा कि जो कॉइन्स हैं, जो गैस है वो बर्न होती है। ये बात याद रखें कि जो बर्न होती है वो हमेशा जो बेस प्राइस है, बेस गैस है, वो बर्न होती है। जो बेस के ऊपर सेंडर गैस ऐड कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या कहें उसको, इन द फॉर्म ऑफ टिप, वो वैलिडेटर्स को वो गैस प्राइस मिलती है। जो बेस है उनको उसको बर्न किया जाता है, बेस से ज्यादा जो गैस है वो गैस फिर जो वैलिडेटर्स हैं उनको वो गैस टिप के फॉर्म में वो मिल जाती है। तो इसीलिए जो वैलिडेटर्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो उसी ट्रांजैक्शन को अपनी ब्लॉक में ऐड करें जिसकी गैस फी ज्यादा होती है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पूछ सकते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से काफी सिंपल अल्फाज में बता दिया, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। ओके, सो इट मींस दैट नो क्वेश्चन। अब इथेरियम जो है वो एक गैस लिमिट सेट करता है। गैस लिमिट क्या है कि भाई ये मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज्यादा गैस जो है वो यूज नहीं हो सकती। Let's say A wants to send B to Ethereum. So what will be the total fees A that has to pay? Okay, मैं थोड़ा सा ये साइड पे करूँ। A sets the gas price per unit equals to 100 कोई A ने गैस प्राइस सेट की और उसने कहा भाई जो पर यूनिट है वो 100 कोई है, ठीक है। ट्रांजैक्शन गैस लिमिट क्या है, कितनी है, वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 21,000 है। तो टोटल फी विल बी गैस इनटू प्राइस यूनिट। तो 21,000 into 100 equals to अराउंड 21 मिलियन, ठीक है। तो 21 मिलियन वही जो है वो इसकी टोटल फी होगी, जो कि इक्वल होती है 0.0021 इथेरियम की इक्वल होती है, ठीक है। तो ये गैस लिमिट सेट की जाती है कि उससे ज्यादा गैस जो है वो कोई भी यूजर लाइक वो जो सेट करते होते हैं ना, उस लिमिट से ज्यादा गैस को वो सेट नहीं कर सकते। उस लिमिट के अंदर ही उन्होंने गैस की वैल्यू को सेट करना होगा। एक तो गैस है, गैस बेस गैस है, वो तो फिक्स होती है। उससे ज्यादा जो इन्होंने सेट करनी है वो गैस लिमिट से ज्यादा जो है वो सेट नहीं कर सकते। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लिमिट को सेट, जो लिमिट जो है इन्होंने दिया है कि लिमिट से आप ज्यादा गैस जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो डिटेल आगे बताता हूँ। Let's say he wants to send B to Ethereum, so what will be the total fee A that has to pay? When gas transaction limit is less than 21,000 units, total transaction gas limit equals to 20,000 units, so then transaction fails. क्यों? क्योंकि जो transaction की limit है वो 21,000 वो से कम थी, ठीक है। लेकिन जो gas है, transaction gas limit जो है वो 20,000 यूनिट है, तो transaction जो है वो फेल हो जाती है। क्यों फेल होती है? वो लिमिट की वजह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिमिट को समझते हैं, गैस लिमिट को। गैस लिमिट हम यूज क्यों करते हैं? होना तो ये चाहिए था कि हमारी मर्जी होती है, जितनी ज्यादा गैस हमने यूज कर ली तो ठीक है, उतनी ही जल्दी जो हमारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाएगी। गैस लिमिट को सेट करने का मेन पर्पस ये है कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम कोई काम कर रहे हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही वल्नरेबल है तो जो यूजर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वल्नरेबल इस तरह है कि वो इन्फिनिटी की लाइक एक स्टेटमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल लूप, इन्फिनिटी टाइम्स वो लूप चल रहा है, ठीक है। तो अगर वो इन्फिनिटी टाइम्स चल रहा है तो यूजर की जो गैस है वो तो कंज्यूम होती जाएगी और अल्टीमेटली जो यूजर का वॉलेट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसमें जो अमाउंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, इस अटैक को रोकने के लिए
इथेरियम ने गैस लिमिट को इंट्रोड्यूस किया कि अगर इतनी गैस यहाँ पे इसने कंज्यूम कर ली है, इससे ज्यादा गैस ये फर्दर कंज्यूम नहीं कर सकता, उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएगी, ट्रांजैक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये है गैस लिमिट को यूज करने का मेन पर्पस। कोई क्वेश्चन है पूछ लें। ओके, इथेरियम अकाउंट्स, इथेरियम जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स को यूज करता है। इथेरियम अकाउंट इज एन एंटिटी विद एन इथेरियम बैलेंस दैट कैन सेंड और रिसीव ट्रांजैक्शंस ऑन इथेरियम। दो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स जो है वो इथेरियम यूज करता है। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, जो कि यूजर के अकाउंट्स होते हैं, और सेकंड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो एक्चुअली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है कि फॉर एग्जांपल हमने किसी को ट्रांजैक्शन करनी है, कोई हमने कॉइन्स भेजने, तो हम जब वो कॉइन्स भेजेंगे तो वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट आगे जो है वो उसको रिलीज करेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, अच्छा लाजमी नहीं है लेकिन ये ऐसा भी होता है। ठीक है, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट है वो यूजर के अकाउंट्स है, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है ये कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट होता है। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट जो है हमारा वॉलेट है, उसमें हमारे कुछ इथेरियम पड़े हैं, इथेरियम का बैलेंस पड़ा हुआ है और हमारी अपनी प्राइवेट कीज हैं, हम किसको सेंड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को रिसीव कर रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भेज रहे हैं, तो वो इथेरियम जो हमारा वॉलेट है वो सारा काम वही करता होता है। ट्रांजैक्शन लाइक कोई इथेरियम सेंड करना वॉलेट से ही होगा, रिसीव करना वॉलेट में ही रिसीव होंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये कम्युनिकेट करता है तो तब भी वो वॉलेट से ही होगा। तो ये हमारा एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट है जो कि यूजर का अकाउंट है, उसकी अपनी प्राइवेट कीज होती है और वो खुद ही उसको मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कंट्रोल करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट का कोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि वो उसको कैसे कंट्रोल करता है। इट वर्क्स लाइक एन एस्क्रो सिस्टम। ठीक है, एस्क्रो सिस्टम आप लोगों ने देखें कि जो आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फाइबर है, लाइक अपवर्क है, वो क्या करते हैं कि जब भी एक डेवलपर कोई प्रोजेक्ट लेता है तो जिसका प्रोजेक्ट होता है उससे फंड्स वो फ्रीलांसर या जो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स है, अपवर्क वगैरह या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो भी है, वो उस फंड को जो प्रोजेक्ट जो है वो दे रहा है यूजर्स को, वो उसके फंड को अपने पास रख लेता है और डेवलपर को वो फंड नहीं देता। जब वो प्रोजेक्ट उसको पूरा की पूरा डिलीवर करता है उसके बाद वो फंड जो है वो उससे रिलीज होते हैं। तो ये आप हमारे पास इसको हम एस्क्रो सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को वैसे पता होगा। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो अकाउंट है वो कैसे काम करता है। आपके पास दो यूजर्स हैं, यूजर ए और यूजर बी। यूजर ए ने कोई फ्रूट बास्केट या फॉर एग्जांपल कोई आइसक्रीम या वट जो भी चीज़ है वो इसने जो डेस्टिनेशन बी है उसको कोई शिप करनी है। ठीक है, कोई उसने कोरियर भेजना है, कोई डिलीवर करना है कोई चीज़। ठीक है, अब जब डिलीवर हो गया तो डिलीवर होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है, तो ये जो डेस्टिनेशन है ये फिर वहां से जो पैसे हैं वो रिलीज कर देगा, इनको पैसे जो है वो दे देगा। ठीक है, अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आइसक्रीम की, कि आइसक्रीम जो है उसको डिलीवर किया जा रहा है। अब आइसक्रीम के लिए एक टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री उसका टेम्परेचर होता है। 0 डिग्री पे आइसक्रीम जो है वो आइस की फॉर्म में रहती है, अदरवाइज वो फिर पिघल जाती है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या, वहां पे जो कोई कोई बॉक्स है जहां पे जिसमें आइसक्रीम वगैरह रखी है, उसमें आईओटी की एक डिवाइस लगी है। ठीक है, जो कि टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। अब आईओटी डिवाइस ने सेंस किया कि भाई जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री ही है, तो जब आइसक्रीम वो मिलेगी डेस्टिनेशन पे तो वो डेफिनेटली आइसक्रीम की फॉर्म में ही मिलेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा है, 5, 6, 10 वट जो भी है, तो फिर डेफिनेटली वो आइसक्रीम जो है वो फिर जूस ही होगी, वो उसमें आइसक्रीम नहीं रहेगी। ठीक है, तो आईओटी जो है उसने उसको सेंस किया, और जब उसने सेंस किया कि टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यस की केस में ये यस की केस में डिलीवरी कैंसिल। ठीक है, और
ए को जो है वो फिर पे नहीं करना। लेकिन अगर टेम्परेचर सेट है 0 डिग्री ही है, आइसक्रीम आपको प्रॉपर मिल गई है, देन डू डिलीवरी एंड ट्रांसफर मनी टू ए। तो ये आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट है, वो फंड्स को होल्ड करता है और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद जो है वो फिर उन फंड्स को रिलीज करता है। अगर ये कंडीशन मैट हो तो फंड्स को रिलीज करता है, अदरवाइज वो फंड को जो है वो दोबारा, जो ऑनर है उसको, वो फंड्स को दोबारा फॉरवर्ड कर लेता है। ठीक है। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट में और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट में हमें प्राइवेट की ज़रूरत होती है कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चूंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए आपको कोई प्राइवेट या कोई पब्लिक की ज़रूरी नहीं है, वो कोड ही उसको खुद कंट्रोल करता होता है। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट उसको हम कंट्रोल करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसको कोड कंट्रोल करता है। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट नो गैस इज एसोसिएटेड, उस चूंकि गैस जो है वो तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन पे होती है, तो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट जो है वो उसके साथ कोई गैस एसोसिएट नहीं होती। हाँ, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से गैस कटती है, तब कटती है जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ गैस जो है वो एसोसिएट होती है। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट हैज अ यूनिक एड्रेस, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का भी यूनिक एड्रेस होता है। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट जो है वो इथेरियम का बैलेंस होल्ड करते हैं, और साथ सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो भी इथेरियम का बैलेंस होल्ड करते हैं। ठीक है। तो ये इनमें मेजर कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे जा रहा हूँ। ओके। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे पास डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। लाइक यूज़र के साथ डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकता है, यूज़र जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपस में दूसरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट पे भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब किस केसेस में ट्रांजैक्शन को साइन करना है, किस केसेस में ट्रांजैक्शन को साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जहां पे प्राइवेट कीज इन्वॉल्व है वहां पे ट्रांजैक्शन हमें साइन करना है, जहां पे प्राइवेट कीज इन्वॉल्व नहीं वहां पे ट्रांजैक्शन साइन हमने नहीं करना। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट के पास जो है वो प्राइवेट कीज होती हैं, तो डेफिनेटली जब हम एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेंगे उस ट्रांजैक्शन को हमें साइन करना होगा, ताकि ये पता चले कि हाँ भाई ये इसी यूजर ने हमें वो ट्रांजैक्शन जो है वो की है। ठीक है। सो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट पे डायरेक्टली कोई पैसे ट्रांसफर करना, कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना, कोई मनी, कोई कॉइन्स ट्रांसफर करना, जिसमें कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेशक इन्वॉल्व ना हो, तो हम डायरेक्टली भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट उसको हमें डिजिटली साइन करना होगा। सिमिलरली अगर आप कोई एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से कॉन्ट्रैक्ट को कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई कोड की एग्जीक्यूशन वगैरह हो रही है, तो तब भी आपको मैसेज को डिजिटली साइन करना है। बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसी और कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है या किसी एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो अब इनिशिएटर कौन है? वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई प्राइवेट और पब्लिक की होती नहीं है, तो डेफिनेटली इस केस में हमें कोई ट्रांजैक्शन को साइन करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजैक्शन विदाउट साइन जो है वो चली जाती है। ठीक है। उसको कंट्रोल कोड खुद करता होता है। ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर क्या है? इथेरियम के केस में हमारे पास नॉन्स की वैल्यू है। ये नॉन्स की वैल्यू अनलाइक बिटकॉइन ब्लॉकचेन, नॉन्स को हमने फाइंड नहीं करना। ठीक है। दिस इज सीक्वेंस नंबर जो कि इशूड बाय द ओरिजिनेटिंग एक्सटर्नल ओन्ड अकाउंट यूज्ड टू प्रिवेंट मैसेज रीप्ले, ताकि पता चले कि भाई ये जो मैसेज है एक दफ़ा भेजा गया है, दूसरी दफ़ा इसको ना भेजा जाए। उस रीप्ले को मैसेज को रीप्ले से प्रिवेंट करने के लिए इस नॉन्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है। दिस नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सेंट फ्रॉम द अकाउंट एड्रेस। एक ट्रांजैक्शन भेजी तो नॉन्स की वैल्यू 1, दूसरी ट्रांजैक्शन भेजेंगे उस एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से नॉन्स की वैल्यू 2, तीसरी ट्रांजैक्शन भेजेंगे। अब वो सारी चीज़ें आपके वॉलेट पे खुद ही मेंटेन हो रही है, खुद ही वो मैनेज कर रहा है। ठीक है। गैस प्राइस हमारे पास होती है, ये था, इसकी तो हमने बात कर ली है। गैस लिमिट होती है, इसकी भी हमने बात की। रिसिपिएंट होता है कि किसको ये हमने भेजने हैं, तो उसका एड्रेस होता है। वैल्यू होती है कि कितने अमाउंट भेजनी है, और कुछ डेटा होता है, द वेरिएबल लेंथ बाइनरी डेटा पेलोड। उस अगर आपने कोई उसके साथ पेलोड भेजने तो वो भी भेज सकते हैं। सिमिलरली हम इसमें जो एल्गोरिथम यूज करते हैं वो हम ECDS से
एलिप्टिक डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं, तो उसके ये कुछ पैरामीटर्स हैं वी, आर और एस जो कि उसको रिक्वायर्ड होते हैं। फिलहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। शायद आप लोगों ने इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा सो इट्स फाइन। फिलहाल दिस इज नॉट आवर टॉपिक, ठीक है। तो ये उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि ECDSA के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर होता है। The transaction message structure is serialized using the recursive length prefix RPL encoding scheme, or encoded as a big Indian integer of length that are multiple of 8 bits, और इट्स ये कुछ फर्दर डिटेल्स हैं जिनको आप जो है वो देख सकते हैं। डेटा सेपरेटेड बाय फिक्स्ड लेंथ, और ECDSA VAR और S के जो कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, जिसकी बेसिस पे हम पब्लिक वो प्राइवेट की और पब्लिक कीज जो है वो उनको डिराइव करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन का नॉन्स। मेरे ख्याल में दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने इस पे बात कर ली है। अगर एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट है तो वहाँ पे दिस नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कंफर्म ट्रांजैक्शन सेंट फ्रॉम द अकाउंट एड्रेस, और अगर कॉन्ट्रैक्ट का है तो नॉन्स की वैल्यू क्या है, इज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएटेड बाय द अकाउंट। It is important to note that the use of nonce is actually vital for an account-based protocol in contrast to unspent transaction output mechanism। मतलब ये UTXO की तरह नहीं है, ये रीप्ले है ताकि पता चले कि ये ट्रांजैक्शन एक दफ़ा हो चुकी है, इसको एक दफ़ा प्रोसेस किया जा चुका है, वो ट्रांजैक्शन दोबारा से प्रोसेस ना हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन्स को रीप्ले अटैक से रोकने के लिए हम इसको यूज़ करते होते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड डेटा मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है बताने की। सिंपली आपने कितने कॉइन्स भेजने हैं और उसका कोई पेलोड होता है, तो वो पेलोड जो है वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें डेटा में पेमेंट एंड इन्वोकेशन या नीदर वैल्यू नॉट डेटा, तो एम्प्टी ट्रांजैक्शन जो वो हो जाती है। उसमें मतलब को ना कोई वैल्यू है ना कोई डेटा है, तो एम्प्टी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। द मेन पेलोड ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंटेन इन 2 फील्ड्स, वैल्यू एंड डेटा, ठीक है। ट्रांसमिटिंग वैल्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास विदाउट डेटा पेलोड आपके पास एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट है जिसके पास बैलेंस है 40 इथीरियम आप कंसिडर करें, ठीक है। उसने 20 इथीरियम जो है वो किसी फॉसेट डॉट सॉलिडिटी इसको इसने भेजने हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है कि सिंपली EVM कॉल ये फंक्शन कॉल करता है, तो EOA से 20 इथीरियम का जो बैलेंस है वो डिडक्ट हो जाता है, और वो दूसरी अकाउंट में जो है वो जो फॉसेट डॉट सॉल है उसको वो 20 इथीरियम मिल जाते हैं, ठीक है। अब विद डेटा, ठीक है, ट्रांजैक्शन डेटा विदड्रॉ 1। अब विदड्रॉ जो है ये विदड्रॉ 1 का मतलब ये है कि जब ये विदड्रॉ करेगा तो ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल राइट हियर। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। अच्छा, अब हमने यहाँ पे विदड्रॉ करना है। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट के पास जो है वो बैलेंस है 40, फॉर एग्जांपल उसके पास 40 इथीरियम का बैलेंस है, ठीक है। फॉसेट डॉट सॉलिडिटी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास 20 इथीरियम का बैलेंस है। तो ट्रांजैक्शन का डेटा क्या है, विदड्रॉ 1, मतलब हमने एक इथीरियम जो है वो इस सॉलिडिटी से विदड्रॉ किया और उसको हमने ऐड किया एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट में, ठीक है। तो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट का जो बैलेंस है इट विल बिकम 41, और जो सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो बैलेंस हो जाएगा, चूंकि 1 हमने विदड्रॉ किया तो 1 यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने डेटा के साथ डेटा पेलोड के साथ इसको जो आगे फॉरवर्ड किया। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास विदड्रॉ 2, ठीक है, कॉल फंक्शन विदड्रॉ 2, और ये स्टेट जो है स्टेट चेंज फेल्ड, लाइक वेल कोई प्रॉब्लम की वजह से आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो फेल भी हो सकती है। वो क्यों फेल हो गई, हमने इसको विदड्रॉ करना था इसने इथेरियम को विदड्रॉ करना था ड्यू टू एनी रीजंस,
विथड्रॉ नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम्स आ जाती, तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो जाती है और वो कोई डिडक्शन जो है वो किसी भी साइड से नहीं होती। तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से लाइक आपकी गैस पे नहीं की प्रॉपर, या फॉर एग्जांपल गैस कम है, या वो व्हाटसोएवर जो भी रीजंस हैं, तो ट्रांजैक्शन आपकी फेल हो सकती है। स्टेट चेंज फेल्ड, तो दोबारा से ये प्रीवियस स्टेट पे ये दोबारा चला जाएगा। ठीक है, ये वो बर्न एड्रेसेस हैं जिसकी मैंने आपको बात बताई है। ठीक है, स्पेशल ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन ट्रांजैक्शन आर स्पेंट टू अ स्पेशल डेस्टिनेशन एड्रेस कॉल्ड द जीरो एड्रेस। जो भी कॉन्ट्रैक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो जीरो एड्रेस पे होती है, जो कि हमारे पास एक स्पेशल एड्रेस होता है। ठीक है, इट कैन नेवर स्पेंड ईदर और इनिशिएट अ ट्रांजैक्शन, इट इज ओनली यूज्ड एज अ डेस्टिनेशन विद स्पेशल मीनिंग क्रिएट दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसका बाकी कोई मकसद नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है कि हम एक ट्रांजैक्शन को एक कॉन्ट्रैक्ट को हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास बर्न का एड्रेस है। ठीक है, इथीरियम जो बर्न का एड्रेस यूज करता है वो बाकी सारे के सारे जीरोस एट द एंड वो DEAD यूज करता है, मींस डैड। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल है, डी हेक्साडेसिमल में हमारे पास ए 10 के इक्वल है, बी 11 मीन जहां से दो दो डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ए जो है वो 10 की इक्वल है, बी 11 की इक्वल है, सी 12 की इक्वल है, डी 13 के इक्वल है। तो यहाँ पे एक 13 आ गया जो कि जिसको हमने डी के साथ रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और एक हमारे पास 14 आ गया जिसको हमने ए के साथ रिप्रेजेंट किया, एक हमारे पास 10 आया जिसको हमने ए के साथ रिप्रेजेंट किया, और दूसरा भी हमारे पास 13 आया जिसको हमने डी के साथ रिप्रेजेंट किया। अब इस एड्रेस पे आप कोई भी इथीरियम भेजेंगे, वो इथीरियम हमारे बर्न हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगे, कोई भी उसको रिक्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास दो स्पेशल एड्रेसेस हैं। सिमिलरली जो बिटकॉइन है उसका अपना एक एड्रेस होता है बनने का, हर एक ब्लॉकचेन का अपना अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये जो इथीरियम यूज करता है वो डेड एड्रेस को यूज करता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पूछ लें। Okay. Transaction life cycle. Construct raw transaction, sign the transaction, transaction is validated locally transaction validate हो गया, हाँ भाई transaction is fine, फिर उसको नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। फिर जो माइनर नोड्स हैं, जो वैलिडेटर्स हैं, यहाँ पे माइनर्स की बात हो रही है बट ये याद रखें कि यहाँ पे वैलिडेटर्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो वैलिडेटर नोड्स हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, वैलिडेटर नोड फाइंड अ वैलिड ब्लॉक एंड ब्रॉडकास्ट, और उसके बाद जो लोकल नोड्स हैं उन्होंने इसको रिसीव किया और अपने ब्लॉकचेन के साथ इसको सिंक किया और अपने ब्लॉकचेन में इस न्यू ब्लॉक को उन्होंने ऐड कर दिया। सो दिस इज जस्ट ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इथीरियम के नोड्स। जस्ट हैंग ऑन, चलिए जी ठीक है, इट्स फाइन, इतना आज काफ़ी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये स्लाइड्स आई गेस ऑलरेडी शेयर्ड हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आप चेक करें, आई गेस ये मैंने शेयर कर लिए। ठीक है, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ